हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के जो टॉपिक में मैं थोड़ा जीके का एक एनसीईआरटी का पोर्शन लेके मैं आई हूँ। इकोनॉमिक्स का तो थोड़ा बहुत मैंने कवर किया है, तो अब थोड़ा बहुत मुझे और कवर करना है। तो मैंने ये कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह लिए थे, जिसकी वजह से मैं थोड़ा बहुत वहीं से देख के मुझे पढ़ाना होता है। तो ये आर पास्ट के में टॉपिक जो हैं, जितने भी हैं, उनके बारे में मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉपिक है या ये है लाइफ ऑफ विडो। अब लाइफ ऑफ विडो में जैसे आप देखो, जैसे राम मोहन राय थे, उन्होंने सबसे पहले मतलब कि इस प्रॉब्लम को देखा। उन्होंने फेस किया कि लोग जो होते हैं वो उनकी लाइफ क्या है। मतलब मैं यहाँ पे एक औरत की बात कर रही हूँ। उन्होंने एक इनके खिलाफ आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया। और वो जो सती सिस्टम होता था, आपको पता ही है, इंडिया में पहले एक ऐसा सिस्टम होता था, अगर कोई एक हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उसके साथ साथ उसकी वाइफ को भी जलाया जाता था। फिर उसके बाद राम मोहन राय ने अच्छी तरीके से संस्कृत को भी पढ़ा, पर्शियन और कई तरह के इंडियन और यूरोपियन लैंग्वेज भी उन्होंने सीखी। मगर वो ये चाहते थे, वो हमेशा ये कहते थे कि ऐसे किसी भी बुक में नहीं लिखा गया हुआ है कि एक हस्बैंड की वाइफ के साथ एक औरत की चिता भी जलाई जाए। ब्रिटिश जो थे, उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट किया, इंडियन की ट्रेडिशन और कस्टम्स को लेके। कुछ लोग तो इस चीज़ से नाखुश थे कि ब्रिटिश जो है उनकी मतलब कि इंडियन कस्टम में ऐसे ये तोड़ रहे हैं। वो चाहते थे कि हमारा ये रिवाज चलता आ रहा है कि क्यों बीच में इंटरफेरेंस कर रहे हैं। उसके बाद उनने क्या किया कि राम मोहन ने मतलब वो ये चाहते थे कि कि ये सती वगैरह सिस्टम ना चले। फिर वो इस चीज़ से भी विलिंग थे, जो ब्रिटिश लोग थे। तो फिर 1829 को सती को क्या किया गया, बैन किया गया। ये आप याद रखिए। फिर उसके बाद दूसरा जिसके साथ मैं बयान करनी, जो कहीं ना कहीं एक वुमन के बारे में है, वो थे ईश्वर चंद्रा विद्यासागर। उन्होंने क्या किया, एक एंशियंट टेक्स्ट को यूज़ किया। उन्होंने सुजेस्ट किया कि मतलब कि जो विडो हैं, जिनके हस्बैंड की डेथ होती है, उनकी चिता की जगह उन औरत को दोबारा शादी करनी चाहिए। अगर ये कभी क्वेश्चंस आ भी जाता है, तो दो इंसान थे, एक तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दूसरे थे राम मोहन राय। राम मोहन राय ने 1829 में, तो उस टाइम में ये सती सिस्टम बैन हुआ था। ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है गर्ल एजुकेशन। मतलब उस ज़माने में क्या एजुकेशन, आज के कंपैरिजन में एजुकेशन में कितना डिफरेंस है। अब गर्ल एजुकेशन में भी जो कलकत्ता के अंदर जो विद्यासागर थे, वो और दूसरी तरीके से जो रिफॉर्मर बॉम्बे के अंदर सेटअप किया गया। मतलब विद्यासागर कहाँ, कलकत्ता के अंदर, और रिफॉर्मर लाया गया बॉम्बे के अंदर। एक ऐसा सेटअप किया गया जो स्कूल था गर्ल्स के लिए। लेकिन जब स्कूल ओपन हुआ मिड 19 सेंचुरी में, कई तरह के जो लोग थे, मतलब ऑर्थोडॉक्स जो लोग थे, वो इस चीज़ को लेके डरते थे। वो ये डरते थे कि अगर हम लड़कियों को मतलब कि स्कूल भेजेंगे, शायद ये, एक तो उनका ये था कि लड़कियों का घर से निकलना अच्छा नहीं है। उनका ये था कि उनको जो डोमेस्टिक ड्यूटीज़ होती है, हाउस होल्ड जो घर के काम होते हैं, उनमें करना चाहिए। अभी भी आप कहीं पे भी जगह देखोगे इंडिया के अंदर, अभी भी कहीं ना कहीं ये सिस्टम चलता आ रहा है। पूरी तरीके से इंडिया में रिफॉर्म अभी भी नहीं आया। जो लड़कियों के लिए जो स्कूल जो इस्टेब्लिश किया गया, कहाँ पे, आर्य समाज, ये कहाँ, पंजाब में, और ज्योतिराव फुले इन महाराष्ट्र। आपको कभी अगर क्वेश्चन आता भी है कि सबसे पहले वुमेन एजुकेशन को, वो ज्योतिराव फुले का हमेशा आपने नाम सुना होगा। और सत्याग्रह ये बुक ये था, ये कभी ना कभी आपको इस चीज़ के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद उसके बाद आता है कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म। जो राम मोहन राय ने, उन्होंने क्या किया, ट्रांसलेट किया एक पुराना बुद्धिस्ट टेक्स्ट। राम मोहन राय ने क्या
किया, एक जो पुराना बुद्धिस्ट टेक्स्ट को मतलब ट्रांसलेट किया, और वो कहीं ना कहीं मतलब कि हमारी जो कास्ट के लिए क्रिटिकल था। जो प्रार्थना समाज थे वो कहीं ना कहीं चाहते थे, उनकी परंपरा थी जैसे भक्ति ट्रेडिशन को लेके, वो कहीं ना कहीं बिलीव करते थे फ्यूचर इक्वालिटी होनी चाहिए कास्ट के अंदर। अब बॉम्बे में देखा गया जो ब्राह्मण्स मंडाली जो पाया गया कहाँ पे 1840 को, जो काम करता था किसके कास्ट को इबॉलिश करने में, मतलब ख़त्म करने के लिए। बम्बई के अंदर एक ब्राह्मण्स मंडाली, ये याद रखना, और प्रार्थना समाज का भी याद रखना, ये आएगा। क्रिश्चियन मिशनरी जब सेटअप किया गया, स्कूल जो था वो ट्राइबल्स ग्रुप के लिए था और जो लोअर कास्ट बच्चों के लिए था, ये याद रखना क्रिश्चियन मिशनरी। और मैंने आपको पहले बताया था कि ज्योतिराव फुले के बारे में, तो ज्योतिराव फुले के ऊपर मतलब एक अटैक हुआ किया कि वो मतलब कि वो करते थे उस टाइम काम, मगर वो जो उनके अटैक है वो सुपीरियर दिखना, वो कौन थे? आर्यन। फुले जो थे वो आर्ग्यू करते थे कि आर्यन जो क्या हैं, एक फॉरेनर हैं। सॉरी, ये क्या हो गया? अब जैसे आपने देखा होगा, जैसे ये 4 तरह के अंदर कास्ट को डिवाइड किया गया, जैसे ब्राह्मणी, शास्त्रीय, विशेष्या, शूद्रा एंड अनटचेबल। ब्राह्मण्स जो थे वो इन चारों को डिवाइड किया जाए। सबसे ज़्यादा जो सबसे लोवेस्ट जिनको दिया जाता था वो शूद्रा होते थे, मतलब ये नौकर वगैरह के काम वगैरह जो होते थे, ये जो होते थे इन्हीं को ही इसमें डिवाइड किया। वेश्या जो थे वो मर्चेंट और लैंड ओनर कहलाते थे। शास्त्र जो थे वो वॉरियर और किंग, और जो ब्राह्मण्स जो इनका जो प्रीस्ट साधु, ये इसमें आते थे। अब हमारा है द प्रीकर्सर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट, मतलब आंदोलन के बारे में, जो हमारा नेशनल मूवमेंट था उसके बारे में बताया गया है। अब जो कहीं ना कि 1870 और 1880 के दौरान जो ब्रिटिश रूल का था, इस आंदोलन में कहीं ना कहीं एक तसल्ली नहीं थी इनके अंदर। जो वो किस लिए नहीं थी? क्योंकि जब आर्मी एक्ट पास किया गया 1878 के अंदर, जो ब्रिटिश थे वो क्या करते थे, जो उनसे जो हथियार थे वो उन्होंने उनसे छीन लिए थे, ताकि कल को क्या ना हो कि जो इंडियंस है वो कहीं ना कहीं हम पे हमले वगैरह ना कर दे। ये जो एक्ट था इसने गवर्नमेंट को अलो किया कि, और साथ में ये जो एक्ट जो 1870 ये मतलब अलो हुआ था, आर्मी एक्ट हुआ। उसके बाद आप ये याद करना, जो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये भी इनेक्ट किया गया। फिर उसके बाद में ये भी था, गवर्नमेंट क्या करती थी, अगर आजकल के टाइम में अगर न्यूज़पेपर को किसी के बारे में गलत या सही लिखती है तो उस पर कोई गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेती, क्योंकि हमें राइट टू फ्रीडम, हमें राइट है हर चीज़, राइट टू स्पीक, हमें बोलने का भी हक है। उस ज़माने में ये नहीं था। उस ज़माने में ये होता था कि अंग्रेज़ों लोगों के, ब्रिटिश के जो गवर्नमेंट के बारे में अगर कोई लिखता था तो वो चीज़ बैन की जाती थी। ये आपने देखा होगा। और सबसे पहले वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था ना, ये लॉर्ड रेटन ने दिया था, ये आप याद रखना। फिर उसके बाद आते 3 जो इंसान थे, एक थे लाला लाजपत राय, फिर उसके बाल गंगा तिलक और बिपिन चंद्र पाल। इसको द ट्रॉय भी कहा जाता है, ट्रॉय। 1890 में कई तरह के इंडियन ने मतलब कि क्वेश्चन उठाया, हमारे पॉलिटिकल स्टाइल, जो भी कांग्रेस के रिलेटेड जो भी था वो उन्होंने उठाया। मगर जो ये 3 थे, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय ने स्टार्ट किया ज़्यादा से ज़्यादा रेडिकली ऑब्जेक्टिव्स को मतलब एक्सप्लोर किया, और उसके मेथड को उन्होंने मॉडरेट को क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर दिया। वो किस वजह से मैं आपको बताती हूँ। जैसे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट उस टाइम 2 चीज़ों में डिवाइड होते थे। मॉडरेट ये चाहते थे कि जो ब्रिटिश हमारे यहाँ पे आए हैं, ये जो स्कूल्स वगैरह जो ओपन कर रहे हैं, ये हमारे भलाई के लिए कर रहे हैं, और उनको जब भी कोई चीज़ फॉर एग्जांपल अगर उनको चाहिए होती थी, सॉरी एक मिनट, जब भी उनको चीज़ चाहिए होती थी तो वो क्या करते थे, मॉडरेट उनसे मतलब कि एक प्रेयर करते थे, एक मतलब कि दरख्वास्त वगैरह देना करते थे। इस वजह से वो जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो मॉडरेट को क्रिटिसाइज़ करते थे। वो कहते थे हम दे एसेटिव पीपल मस्ट फाइट फॉर स्वराज, हमें उन चीज़ के लिए लड़ना चाहिए, हम क्यों उनके आगे हाथ फैलाएं जबकि हमारा एक राइट है। इसी वजह से मतलब कि एक्सट्रीम और मॉडरेट की थिंकिंग में काफ़ी डिफरेंस रहा। फिर उसके बाद आती है हमारी पार्टीशन ऑफ बंगाल। 1905 में जो वाइसरी थे कर्जन ने, उन्होंने बंगाल को पार्टीशन मतलब करना स्टार्ट किया। मतलब 1905 के अंदर होते थे, 1909 तक आया था।
बंगाल के टाइम में, उस टाइम अब बिहार और उड़ीसा भी था। ब्रिटिश चाहते थे कि बंगाल को डिवाइड किया जाए, क्योंकि उनके अंदर एक रिवोल्यूशन एक्टिविटीज़ थी। वो नहीं चाहते थे कि क्योंकि मैंने आपको कल भी पढ़ाया था, क्योंकि एक वो नर्व सेंटर था, मतलब कि अगर वो तोड़ सकता था ब्रिटिश को, यही एक बंगाल, क्योंकि उसमें मेजॉरिटी ऑफ पीपल बहुत ज़्यादा थे। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि जितने भी भारत के लोग मैक्सिमम जो थे, बंगाल का एक झुंड था, मतलब एक सेंटर पॉइंट आप कह सकते हो। तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, एक उनको डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। फिर बहुत सारी वहाँ पे मीटिंग्स हुई, लोगों के अंदर एक दूसरे के लोगों ने राखी बांधना स्टार्ट कर दी, ब्लैक फ्लैग करना स्टार्ट कर दिए, और ये जो स्ट्रगल काफ़ी चलता रहा, और बाद में ये एक स्वदेश मूवमेंट भी इसको कहा जाता है, ये याद रखना। अब महात्मा गांधी के बारे में मैं आपको बताती हूँ। सॉरी, ये उल्टा पता नहीं क्यों हो जाता है। महात्मा गांधी जो अमर हुए थे, एक ऐसा मास लीडर थे जो इनकी एज थी 46 में, जब वो इंडिया में वापस आए 1915 में साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका में मतलब वो एक ऐसे वकील की तरह काम करते थे और लोगों के लिए लड़ते थे। उस टाइम भी उनको लगता था कि लोगों के साथ भेदभाव होता है, स्पेशली इंडियन लोगों के साथ। पर जब हम किसी के साथ भेदभाव होना स्टार्ट देते तब हमें होता है कि क्यों हो रहा है, पर जब हमारे साथ खुद होता है तब हमें ज़्यादा एक्साइटेड होता है कि हम उस चीज़ के लिए लड़ें। ऐसा ही तब हुआ था गांधी जी के साथ, जब वो फर्स्ट क्लास ट्रेन में बैठे थे, उनको वहाँ से उतारा गया था, जिसकी वजह से फिर उन्होंने ये साउथ अफ्रीका को छोड़ के इंडिया में आए और इस भेदभाव को तोड़ना स्टार्ट किया। उनका जो कई तरह के, जैसे वो चाहते थे कि हिंदू, मुस्लिम, पारसी, क्रिश्चियन सबको मतलब इकट्ठे होना चाहिए। उन्होंने सबसे पहले जो अपना पहला साल था वो पूरे इंडिया में गए, वहाँ के लोगों के बारे में जाना, क्या उनकी क्या कमी है, कि किस चीज़ के लिए वो तरस रहे हैं। फिर उन्होंने उनके काफ़ी सारे आंदोलन स्टार्ट हुए, जिनको मैंने इसमें डिवाइड किया, जैसे चंपारण, अहमदाबाद मिल एंड खेड़ा। 1919 में गांधी ने एक कालदी सत्याग्रह की, जो रिवॉल्ट एक्ट के अगेंस्ट था, जो ब्रिटिश ने पास किया था। अब है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, कहीं ना कहीं हासिल करता है एक आंदोलन 1921 से लेकर 1922 में। बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या कर दिया, जो गवर्नमेंट जो जॉब, जो भी स्कूल या कॉलेज, उन्होंने छोड़ दिया। कई तरह के लॉयर्स थे, जैसे मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, सी राजा गोपालचार्य एंड आसिफ अली ने मतलब कि प्रैक्टिस देना छोड़ दी। ब्रिटिश टाइटल जो उनने क्या कर दिया, वो सरेंडर करना स्टार्ट कर दिया और लेजिस्लेचर को बायकॉट कर दिया, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगा कि ये चीज़ उनके खिलाफ होती जा रही है। फिर उन्होंने जो फॉरेन क्लॉथ थे उनको जलाना स्टार्ट कर दिया। जो फॉरेन क्लॉथ को जो कोई भी लेता उसको छोड़ना स्टार्ट कर दिया। कहीं ना कहीं 1920 और 1922 में काफ़ी ड्रेस्टिकली मतलब चेंजेस आई, और ये हमारे लिए एक बहुत ही एक स्टार्टिंग पॉइंट जिसको हम कह सकते हैं। पीपल मूवमेंट में आप देख सकते हैं, जैसे खेदा, ये गुजरात में जगह है। पाटीदार पेजेंट जो किसान थे, उन्होंने क्या किया, नॉन वायलेंट स्टार्ट किया, किसके खिलाफ, जो ब्रिटिश जो डिमांड करते थे रेवेन्यू सिस्टम का, वो हुआ उसके खिलाफ। फिर कोस्टल जो आंध्रा और इंटीरियर जो तमिलनाडु थे, लिक्वर शॉप को पिट किया गया, मतलब उनको करना स्टार्ट कर दिया। कई तरह के विलेजेस से पेजेंट ने दावा कि स्वराज और यकीन रहते थे गांधी राज जो है हमारे लिए एस्टेब्लिश ही होगा। अब डांडी मार्च है। डांडी मार्च को साल्ट मार्च भी कहा जाता है, ये आपको पता ही है। 1930 में जब गांधी ने डिक्लेयर किया कि वो एक मार्च लेंगे और जो साल्ट लॉ को तोड़ेंगे, उन्होंने एक मोनोपोली रही, उन्होंने एक बनाया उस मतलब एक अपनी तरफ से उन्होंने अपनी तरफ से एक खुद से करना स्टार्ट कर दिया स्वराज। फिर महात्मा गांधी के साथ उनके साथ जो दूसरे नेशनलिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में सोचा, और जो वो ये भी सोचते थे कि गुनाह है, हम क्यों इस चीज़ के बारे में मतलब टैक्स पे करें ये साल्ट के बारे में, और जो ये जबकि हमारे लिए एक एसेंशियल फूड आइटम है, हम क्यों करें। गांधी और उसके फॉलोवर्स थे, उन्होंने मार्च किया 240 माइल्स सबरमती टू द कोस्टल टाउन ऑफ डांडी। ये एक जगह का नाम है, आश्रम भी इसका नाम सुना होगा। वहाँ पे उन्होंने गए और वो गवर्नमेंट लॉ को तोड़ा, राइट। अब आपने देखा होगा जैसे 1930 में डांडी मार्च हुआ, अब 1920 मतलब आपको ये पता ही है। फिर उसके बाद महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि वो एक नया फेज़ लाएंगे मूवमेंट का, जो ब्रिटिश रूल था मिडिल ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार में। उसमें ये था कि यह छोड़ो या मतलब ये करो या मरो, मतलब ये था ताकि वो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई करना चाहते थे। फिर गांधी और उसके दूसरे लीडर ने क्या किया, वो एक बार वो जेल भी गए थे, लेकिन ये मूवमेंट जो उनका फैलता गया। ये नहीं है कि इनको जल्दी ही आज़ादी मिल गई थी, इसके लिए काफ़ी इनको स्ट्रगल करना पड़ा, काफ़ी आंदोलन भी स्टार्ट हुए, फिर वजह ताकि फिर हमें आज हम आज़ाद हुए।
अब लास्ट स्टोरी यही था इसमें, मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बताया कैसे गांधी जी ने किया, फिर दांडी मार्च के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने किया, फिर पीपल मूवमेंट जो कुछ जगह ऐसी है खेदा, ये भी याद रखना पड़ेगा, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई, फिर गांधी जी के बारे में क्या हुआ, कैसे अमर्ज हुआ इस तरीके से, फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में, लाल बाल पाल, ये थोड़ा थोड़ा मैं आपको ये इस चीज़ के बारे में समझा रही हूँ। तो चलो, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको नहीं समझ आएगा तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।